हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स के ऑनलाइन सेशन में। बच्चों आज हम सब पढ़ने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर यानी प्रकाशिकी का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो 5 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे बच्चों, और यह बिहार इंटर परीक्षा 2025 में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो बच्चों आपको यह व्यंजक है एक तरह से जो आपको लिख करके समझाया जाएगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए बच्चों। तो आप उतार भी सकते हैं इसको आसानी से। तो बच्चों आप इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे ऑप्टिक्स का एक भी क्वेश्चन, खासकर लॉन्ग क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ना छूटे बच्चों। और एक पहले लेक्चर डाले थे बच्चों, जिसमें एक क्वेश्चन की बात किए थे, जिसका नाम आप पढ़े भी होंगे, प्रिज्म से संबंधित था। इसमें यह क्वेश्चन था, आप देखे होंगे। ये क्वेश्चन पिछला एक जो लेक्चर डाले थे उसमें ये क्वेश्चन का बात कर चुके थे, जो 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। इसके बाद हम सब ये क्वेश्चन तक बढ़े थे, गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र, जिसमें हम उस लेक्चर में बच्चों इसका परिभाषा और इसका डायग्राम को समझाए थे। लेकिन फिर से बच्चों इस लेक्चर में आपको यहाँ से समझाना स्टार्ट करते हैं और बताएंगे भी कैसे व्यंजक इसको डिराइव करना है बच्चों। तो पहले आराम से समझने की कोशिश करें। उतारने के लिए बच्चों वीडियो को रोक करके आप उतार सकते हैं। तो पहले समझने की फोकस करें क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकता हूँ, तो ये ध्यान दें कि गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र का व्यंजक प्राप्त करें या सिद्ध करें। कभी कभी कहता है उत्तल लेंस के, या सिद्ध करें कि n2/v मान n/u, n2 मान n/r। उत्तल पृष्ठ बोलते हैं, उत्तल पृष्ठ कह सकते हैं इसको। वैसे उत्तल पृष्ठ के लिए ये फॉर्मूला डिराइव करना है, n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r। n2 बच्चों भी अपवर्तनांक है, n1 भी अपवर्तनांक है, दो माध्यम का अपवर्तनांक है, और v बच्चों प्रतिबिंब की दूरी है, स्मॉल u वस्तु की दूरी, और कैपिटल R त्रिज्या है। ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकता है बच्चों। याद रखिएगा, गोलीय पृष्ठ के लिए ये फॉर्मूला सिद्ध करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पहले आप लिख लें, उसके बाद डायग्राम समझने की कोशिश करो बच्चों। वीडियो को रोकर क्वेश्चन लिख सकते हैं, उसके बाद देखें डायग्राम बच्चों समझते हैं। सबसे पहले बच्चों एक पृष्ठ ये है आपका उत्तल पृष्ठ। उत्तल पृष्ठ बच्चों, इसके ये क्या है बच्चों, अक्ष। ये जो दर्शाया गया है ये अक्ष है आपके लिए, मुख्य अक्ष बोल सकते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष लिख सकते हैं, मुख्य अक्ष। इस मुख्य अक्ष पर बच्चों क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पृष्ठ पर एक सेंटर, उस क्या, जब भी कोई ना कोई पृष्ठ होता है वो किसी न किसी गोले का भाग होता है बच्चों। तो उसका सेंटर से जब लाइन खींचेंगे पृष्ठ पर, तो पृष्ठ पर लंबवत बनेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इस पृष्ठ का सेंटर मान लेते हैं यहाँ पर हम। तो अगर सेंटर C यहाँ पर है, तो यहाँ से जब लाइन खींचे बच्चों इस पृष्ठ पर, तो ये दिख रहा होगा गुलाबी कलर का, जो सतह से कितना कोण बना रहा है, 90 डिग्री। कितना बच्चों, 90 डिग्री कोण बना रहा है। देख सकते हैं ये जो हरा वाला लाइन जो खींचे बच्चों, ये पृष्ठ से कितना डिग्री कोण बना रहा है, 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, अब इस कोण को अल्फा मानिए बच्चों, कि अक्ष से कितना कोण बना, अल्फा। और आपको पता है कि ध्रुव, इसको ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव से लेकर सेंटर की दूरी को यानी केंद्र की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, जिसको वक्रता त्रिज्या कैपिटल R लेते हैं। अब एक वस्तु ली है बच्चों इस अक्ष पर O, जो एक किरण गया है, आपतित किरण बिंदु A पर, इस पृष्ठ के A पर आपतित हुआ है। तो ये जा रहा था बच्चों सीधा, आप देख सकते हैं। लेकिन बच्चों ये अभिलंब है, सबसे पहले क्या कीजिए, अभिलंब, इसको नॉर्मल कहते हैं। तो बाहर के लिए अभिलंब ये हरा वाला है बच्चों, जा रहा था सीधा, लेकिन देख सकते हैं कि अभिलंब की ओर थोड़ा सा मुड़ गया। अभिलंब के बच्चों थोड़ा सा मुड़ गया है, क्यों, कि आप पहले से जानते हैं कि ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। यानी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाता है बच्चों। देखिए मुड़ गया होगा, यानी थोड़ा सा मुड़ गया। अब इसको देखो बच्चों, ये जो ये आपतित किरण, ये वाला आपतित किरण है, और ये जो हरा वाला लाइन जो खींचा गया है वो अभिलंब है। तो दोनों के बीच का कोण बच्चों आपतन कोण I है, आपतन कोण I। और यहाँ पे बच्चों कोण क्या है, ये अपवर्तित किरण है और ये हरा वाला अभिलंब है। इस दोनों के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, रिफ्रैक्शन एंगल। लेकिन बच्चों अब ये जो अपवर्तित किरण है, जो मुड़ा है, इसको जब पीछे बढ़ाते हैं, आगे तो नहीं मिलेगा बच्चों, तो आगे जब प्रतिबिंब नहीं मिलेगा, तो पीछे जब बढ़ाएंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों, प्रतिबिंब जो बनेगा
आई पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों? आई पर, क्योंकि ये आगे जितने जाते जाएंगे मिलेगा नहीं और दूर हो जाएगा किरण, तो इसलिए क्या किया बच्चों, पीछे बढ़ाए हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बना? आई पर। तो गौर से देखा जाए, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये लाइन आया और ये हरा वाला लाइन, तो ये अगर स्मॉल आर है बच्चों तो ये भी कितना होगा? स्मॉल आर। किसके नियम से बच्चों? समूह कोण से। देखें ध्यान से, ये स्मॉल आर है तो यही कोण इधर पीछे बढ़ाता आर स्मॉल आर, ये वाला होना चाहिए। ये हो गया समूह कोण से, यानी आमने सामने कोण को समूह कोण कहते हैं। ये आर, तो ये आर। यही है बच्चों सिंपल सा। और बिंदु ए से क्या किए हैं बच्चों? एक अभिलंब खींचे हैं 90 डिग्री यहाँ पे अक्ष पर। जो एम जो है इसको एम लिखे हैं जो पी के बहुत निकट है। अब यहाँ पे इस कोण को अल्फा मान लिए हैं जो सी से गया है, आई से जो लाइन खींचा गया इसको बीटा मान लिए हैं और इसको गामा मान लिए बच्चों। ये पिक्चर है बच्चों, और ये पृष्ठ क्या किया है? दो माध्यमों को अलग अलग किया है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बढ़िया से उतार ले, उम्मीद है कि आप समझ आ रहा हो डायग्राम। उसके बाद देखो बच्चों, इसमें भाषा क्या होगा? भाषा बहुत ही सिंपल है। माना एक गोलीय पृष्ठ बच्चों, जैसे दिखाया गया उत्तल पृष्ठ उसको बोलते हैं, जो दो माध्यमों को अलग करता है, जिसका वर्तमान क्रमशः n1 तथा n2। देख सकते हैं, एक साइड n1 दूसरे साइड n2। यह पृष्ठ क्या किया? दो माध्यमों को अलग किया। इसके अक्ष पर स्थित वस्तु O का काल्पनिक प्रतिबिंब, आगे तो नहीं मिला लेकिन पीछे बढ़ाने पर मिला, काल्पनिक प्रतिबिंब I पर बनता है। इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v है, जहां ACM बताए देखेंगे, ACM अल्फा, AIM बीटा और AOM अल्फा है। देख सकते हैं पिक्चर में, तो यहाँ पे कोई हार्ड नहीं है, आपके सामने है। ACM अल्फा, AIM बीटा, AOM गामा, ये कौन है? दूसरी बात ये बच्चों ध्यान देने की बात है, हम क्या कह रहे हैं कि अल्फा बीटा गामा तो है, लेकिन P से वस्तु की दूरी जो होगा वो u है, यानी PO कितनी दूरी हो बच्चों? PO u होगा, PI V होगा, PC R होगा। तो जो यहाँ और चाहते तो लिख सकते हैं इस तरह से, तथा करके भी लिख सकते हैं कि PO हम जानते हैं नेगेटिव में ही आएगा, PO माइनस u होगा, PI माइनस भी होगा, क्योंकि आपतित किरण की विपरीत दिशा में, आपतित किरण इधर जा रहा है और दूरी ले रहे इधर बच्चों, तो यहाँ पे माइनस में आ रहा है। और PC माइनस R होगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ तक जल्दी से। उसके बाद बच्चों क्या है देखें ध्यान से, सबसे पहले जो अल्फा बीटा गामा संबंध निकालेंगे, उसके बाद आसानी से बन जाएगा। अल्फा गामा बीटा जो इतना बड़ा पृष्ठ है, बहुत छोटा पृष्ठ होता है बच्चों, और ये अल्फा बीटा गामा इतना बड़ा कोण नहीं तो बहुत ही छोटा कोण होता है, पृष्ठ बहुत छोटा होता है। जब छोटा पृष्ठ होगा बच्चों तो सोचे, जब छोटा पृष्ठ होगा तो इसका जो कोण बनेगा अल्फा बीटा गामा बहुत ही बड़ा नहीं बहुत ही छोटा बनेगा। क्यों बता रहे बच्चों? पता चल जाएगा आगे। अब यहाँ पे देखें, एक ट्रायंगल की बात करेंगे, त्रिभुज बहिष कोण सी बात करते हैं। बहिष कोण से बात करेंगे बच्चों, किसमें देखा जाए ACO या AOC में देखा जाए तो एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, तिरछा टाइप का दिख रहा होगा, इस टाइप से ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों, ये रफ में से C है, ये A है, इसको O माना जाए तो अल्फा आ रहा है, और ये पूरा यहाँ से लेकर हरा वाला तक I, और ये बच्चों गामा है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा सर कि सर गामा जो है ये बाहर वाला ट्रायंगल बन रहा है, तो बहिष कोण से कहेंगे त्रिभुज AOC में गामा जो होगा वो देखा जाए किसके रूप में होगा? अल्फा प्लस I के रूप में होगा। इसलिए जो यहाँ पे I का वैल्यू निकल जाएगा गामा माइनस अल्फा, अल्फा का दे दिया जाए। तथा बात करेंगे बच्चों ट्रायंगल, यहाँ से अगर एक ट्रायंगल और आ रहा है इस तरह से खींचेंगे, इसको डॉट लेंस भी आया है, कोई दिक्कत नहीं,
लेकिन हम जो दिखाते थे ये क्या है बच्चों आल्फा में डायग्राम, ये क्या है बीटा, और ये जो कोण है बच्चों ये वाला कोण आर है। तो गौर से देखा जाए बात करेंगे किसमें ए आई सी में, ये आर बाहर अंदर वाला कोण, ये अल्फा अंदर वाला कोण, ये बाहर वाला बीटा। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं ए आई सी में ये बीटा क्या होता है त्रिभुज के बाहर है। देखें ये त्रिभुज टाइप से लंबा फिर दिखाते हैं, ये अल्फा है, ये आर है, और ये बच्चों बीटा है, ये ए है, ये आई है, ये सी है। तो ये त्रिभुज का ये दो अंदर वाला कोण है, और जो तीसरा कोण के बाहर में बीटा जो है, ये दोनों अंतर बाहिश कोण जो होता है अंतः दो कोणों का योग के बराबर होता है। यानी क्या है बच्चों यहाँ पे बीटा जो होगा वो अल्फा प्लस आर के बराबर होगा, इसलिए आर का मान जो होगा बच्चों अल्फा बीटा माइनस अल्फा। इस रफ में लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, समझाने के लिए समझा दी। ये बच्चों उतार ले, डायग्राम तो उतारना नहीं, डायग्राम आपको इसलिए लाए दोबारा कि आपको समझ में आ जाए, तो आप ये उतार लेना, सिर्फ डायग्राम तो पहले से उतार चुके हैं। अब बच्चों बात करेंगे किसमें लगाएंगे फॉर्मूला बच्चों क्या, अब स्नेल के नियम से। स्नेल्स का नियम बच्चों यहाँ पे देख काम करेगा कहाँ पे बच्चों सिर्फ एक जगह, एक ही बार अपवर्तन की घटना घटा है तो स्नेल्स का नियम एक बार लागू होगा, जो कहाँ पर होगा बिंदु ए पर। लिखने की जरूरत नहीं है। आपतन कोण, आपतन कोण की तरफ ध्यान दें, आपतन कोण आई है जो n1 की तरफ है, और अपवर्तन कोण r है जो n2 अपवर्तक माध्यम की तरफ है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन आई बटा साइन आर n2, मतलब जा रहे किधर n1 से n2, तो अब वर्तनांक का अनुपात जो लिखेंगे उल्टा कर लिखेंगे n2 बटा n1 करेंगे, आप जो पहले से पढ़े हैं n2 बटा n1। आई का मान क्या है तो ध्यान दें, इसको ऐसा करते हैं आई को हटा देते हैं, साइन आई को सिर्फ आई लिखेंगे, ये सिर्फ आर लिखेंगे। क्यों कि बच्चों यहाँ पे पृष्ठ अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया है कि पृष्ठ बहुत ही छोटा है। जब छोटा पृष्ठ होगा बच्चों तो क्या होगा अल्फा बीटा गामा तो छोटा होगा ही, साथ में आई और आर आपतन कोण और अपवर्तन कोण भी छोटा होगा। जब छोटा होगा तो बच्चों आप पढ़े होंगे कि साइन आई बराबर आई, क्योंकि आई बहुत छोटा जीरो के बराबर होगा, तो साइन जीरो बराबर जीरो होगा, यानी साइन आई को सिर्फ आई लिखेंगे क्योंकि आई लगभग जीरो के बराबर है। और उसी तरह tan आई होता तो सिर्फ आई लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर tan आई के मान जीरो, तो tan जीरो का मान भी जीरो होता है, इसलिए sin आई और r क्या लिख दिया आई बटा आर n2 बटा n1। कोई दिक्कत होगा तो हम लिख सकते हैं चूंकि आई तथा r बहुत छोटा, ये लिख सकते हैं। डायग्राम बना हुआ जो बनाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम n1 इधर भेज दिया जाए तो n1 आई और बराबर क्या चाहिए n2 r। ऐसा करते जो आप जो फॉर्मूला ये माने हैं ना, इसको समीकरण 1 मान लिया जाए, इसको समीकरण 2 मान लिया जाए, 1 और 2 लिख सकते हैं जो आप दिखाए थे पहले डायग्राम में। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं n1 आई का मान गामा माइनस अल्फा, तो यहाँ पे क्या होगा तो n2 इंटू बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा होगा, तो यहाँ पे ध्यान दे तो n1 गामा माइनस n1 अल्फा n2 बीटा माइनस n1 n2 अल्फा। ये मान जो रखो तो लिख देना चाहिए कि समीकरण 1 तथा
2 से लिखें। कहाँ से लिखे बच्चों? समीकरण 1 तथा 2 से। जल्दी से उतार लेते ना। उसके बाद देखो बच्चों क्या करेंगे, बीटा को इधर ले आता है n1 n1 गामा माइनस n2 बीटा बराबर n2 अल्फा माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे n2 अल्फा माइनस में, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे माइनस में, तो ऐसा करते हो बच्चों, यहाँ पे n2 अल्फा को इसको इधर ले आया जाए। थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसी को उधर भेज दिया जाए। n2 अल्फा इधर ले आएंगे तो n2 अल्फा माइनस n1 अल्फा। हमने क्या किया बच्चों, n2 अल्फा इसको इधर ले जाए, n2 बीटा माइनस n1 गामा। अल्फा कॉमन करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, n2 माइनस n1, और यहाँ पे n2 ही रहेगा बीटा n1 गामा। जल्दी से बच्चों इसको लिख ले। बच्चों यहाँ तक उतार ले होंगे। अब बच्चों यहाँ पे देखें, याद रखिए n2 गाम माना, यहाँ पे क्या, इसको अब ऐसा करते हैं, लिखेंगे क्या बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अल्फा को लिख देते हैं tan अल्फा, n2 माइनस n1, और n2 बीटा को लिखेंगे tan बीटा, और n1 गामा को लिखेंगे tan गामा। तो सही कैसे हो गया, अल्फा tan अल्फा बन गया, बीटा tan बीटा बन गया, और गामा tan गामा। इसलिए बन गया बच्चों कि अल्फा बीटा बहुत छोटा कोण होगा, तो tan अल्फा को अल्फा लिख सकते हैं या अल्फा को tan अल्फा लिख सकते हैं। बीटा भी बहुत छोटा कोण होगा, तो tan बीटा मतलब बीटा का मान बहुत छोटा, मतलब 0, तो बीटा tan बीटा मतलब बीटा 0, तो tan बीटा का मान भी 0, इसलिए बीटा को बीटा लिख दिया। tan बीटा बराबर बीटा लगभग, इसलिए बीटा को भी लिख सकते हैं tan बीटा। इस तरह गामा को भी लिख सकते हैं tan गामा, क्योंकि tan गामा बराबर गामा, यानी गामा बराबर भी tan गामा हो सकता है। कब हो बच्चों, क्योंकि अल्फा और बीटा तथा गामा बहुत छोटा कोण, छोट नहीं बच्चों, छोटा कोण है। जल्दी से लिख, यहाँ पे ध्यान दीजिए, tan अल्फा है, n2 tan बीटा है, n1 tan गामा है। फिर से एक बार लिखते हो, यहाँ पे क्या लिखे थे, tan अल्फा n2 माइनस n1, यहाँ पे n2 tan बीटा है माइनस n1 tan अल्फा है, गामा है। यही लिखा हुआ बच्चों, पहले से लिखा था। अब ट्रायंगल की बात किया जाए, AMC, हम जानते बच्चों कि PC का मान R होगा, लेकिन चलिए यहाँ पे पहले हम बात करेंगे AMC में tan अल्फा। तो वो tan अल्फा क्या ऑप्शन होगा, देखिए ध्यान से, AMC ट्रायंगल बना रहा हूँ, tan अल्फा लंब AM बटा MC। यहाँ पे लिखेंगे AM, थोड़ा सा बच्चों ध्यान देने की बात है, आसान ही है, कोई मुश्किल नहीं है। अल्फा tan अल्फा को लिख रहे हैं किस ट्रायंगल में, AMC में। tan अल्फा लंब AM आधार MC, ये लंब है ये आधार है, ध्यान दीजिएगा। तो AM बटा MC n2 माइनस n1, ये उतार चुके हैं पहले से। n2 tan बीटा को क्या लिखे बच्चों, ध्यान दीजिए, एक ट्रायंगल समकोण दिख रहा होगा, ये समकोण त्रिभुज ही बच्चों AMI। यहाँ पे tan बीटा लंब AM ही होगा, लेकिन आधार MI होगा। AM
एम आई माइनस एन वन। फिर ये बच्चों एक एंगल ए एम ओ, एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, इसमें गामा कौन है, लंब एम ही रहेगा लेकिन आधार एम ओ हो जाएगा, यानी ए एम बटा एम ओ। कहाँ से बात करें जो त्रिभुज, सबसे पहले बात किए त्रिभुज, हमें लिखना पड़ेगा इसमें ए एम सी, फिर ट्रायंगल बात करते हैं ए एम आई, और फिर बात करें ट्रायंगल किसमें ए एम ओ में। तीन त्रिभुज से हम तीनों का फॉर्मूला लिख दीजिए, ये भी लिख दीजिए तो बेहतर रहेगा। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, बना चुके हैं। एम को रह दिए बच्चों, एम इधर से कॉमन हो जाएगा, और एम सी को जो पी सी लिखने जा रहे हैं, तो सब कैसे, देखो एम जो है ना पी के बहुत निकट है, तो जो पी से दूरी सी की होगी वही दूरी एम से सी की होगी लगभग, क्योंकि एम जो है पी के बहुत निकट है, इसलिए एम सी को पी सी, और एम से लेके जो आई की दूरी होगी वो लगभग पी से दूरी आई की होगी, इसलिए पी आई कर देंगे, पी ओ कर देंगे। यहाँ पे n2 माइनस n1, n2 ए, हाँ एम बच्चों कॉमन कर दिए हैं, ए एम दोनों में, n2 बटा एम आई को पी आई कर रहे हैं, और n1 बटा पी ओ। क्यों कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चूंकि हम जानते हैं m जो है बिंदु m बिंदु P के बहुत निकट है, ये लिख लीजिए बच्चों। अब यहां से क्या बच्चों, ए एम कैंसिल हो गया, पीसी का मान अब जस्ट पता लिखाएंगे होंगे -8 n2 माइनस n1, और n2 तो ये होगा लेकिन इसका मान होगा -v, और यहाँ पे क्या बच्चों ध्यान दिया जाए, n1 बटा पीओ का मान -u, सब में माइनस कॉमन कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा बच्चों। पहले इतना लिख लें, तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, n2 माइनस कॉमन कर रहे हैं, n2 माइनस, यहाँ पे तो कॉमन करने जितना ही तो माइनस आ ही बच्चों, यहाँ पे कॉमन करेंगे तो n2 बटा v हो जाएगा, अब माइनस n1 बटा u, इसमें माइनस निकलेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। इसको पहले लिखे थे तो बच्चों इस तरह यहाँ करके लिखे जाते हैं, n2 बटा v माइनस n1 बटा u, n2 माइनस n1 बटा r। ये बच्चों फॉर्मूला आया, जो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, सिद्ध भी हो गया। यही बच्चों 5 नंबर का क्वेश्चन है। बस याद रखिएगा तो प्रतिबिंब की दूरी वाला अपवर्तनांक कौन लेंगे, n2 को लेंगे, जहां पे अपवर्तित किरण जिस माध्यम होगा, अपवर्तित किरण देख रहे होंगे उधर है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है ये मायने नहीं बच्चों, अपवर्तित किरण कहाँ है और आपतित किरण क्या है। तो आपतित किरण जहां पर होगा वस्तु की दूरी ऊपर वाला लेना है, आपतित किरण जहां पर होगा उसका अपवर्तनांक, और प्रतिबिंब की दूरी के ऊपर जो अपवर्तनांक लेंगे, प्रतिबिंब की दूरी जो ऊपर वाला अपवर्तनांक लेंगे, देखना पड़ेगा कि अपवर्तित किरण जिस माध्यम में होगा उसका अपवर्तनांक। और जैसे ही लिखेंगे कि प्रतिबिंब की दूरी बटा अपवर्तित किरण जिस माध्यम में उसका अपवर्तनांक, बटा यहाँ पे लिखेंगे वस्तु की दूरी, ऊपर में क्या लिखेंगे, जहां पे आपतित किरण होगा उसका अपवर्तनांक, बराबर इन दोनों से घटा के बटा r कर देंगे। ये फॉर्मूला हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों ये व्यंजक आपको अच्छे ढंग से समझ आया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, देखें ध्यान से। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक। कन्हों का दोनों के बीच की दूरी d रहता है तो सिद्ध कर देता है, ये आसान क्वेश्चन पहले भी पूछा गया बच्चों। दो लेंस लिए हैं, एक का नाम L1, दोनों का दूसरा का नाम L2, दोनों उत्तल लेंस बच्चों। एक का
एक का प्रकाश केंद्र O1, दूसरा का O2 है। ये बच्चों क्या है, ये मुख्य अक्ष है। क्या है बच्चों, मुख्य अक्ष। इसकी फोकस दूरी F1, इसकी फोकस दूरी F2 लिखा हुआ। इस मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ली है बच्चों O, जो लेंस L1 से आपतित होकर, लेंस L1 पर आपतित होकर अपवर्तन के बाद कहाँ मिल रहा है बच्चों, आई डैश पर। तो सर आई डैश पर मिला नहीं, इसलिए नहीं मिला बच्चों कि अगर ये लेंस L2 नहीं होता तो L1 के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता कहाँ बनता, आई डैश पर। लेकिन जैसी अपवर्तित किरण यहाँ पर आया, अब इस ये भी लेंस क्या करेगा, अब मोड़ेगा, यानी एक माध्यम बदल रहा है बच्चों, यहाँ पे यहाँ से बदल रहा है, इसलिए क्या होगा, फिर से एक बार मोड़ दिया, अब मोड़ का प्रतिबिंब आई बना दिया। यानी लेंस L1 के लिए वस्तु तो O है, लेकिन लेंस L1 के लिए प्रतिबिंब I नहीं हो चुका है, I डैश है। लेकिन लेंस L2 के लिए वस्तु कौन है, तो गौर से देखा जाए कि इस लेंस L2 पर जो किरण आ रहा है वो इधर से नहीं आ रहा है, जो आती हुई प्रतीत कहां से हो रहा है, I डैश से। देखो ध्यान से बच्चों, लेंस L2 के लिए जो आपतित किरण है, ये इस लेंस L1 का अपवर्तित किरण ही लेंस L2 के लिए आपतित किरण बना। तो लेंस L2 का जो आपतित किरण है वो यहां से आते, O से आते दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि I डैश से आते हुए प्रतीत हो रहा है। तो पता चला कि लेंस L2 के लिए वस्तु I डैश की भांति कार्य कर रहा है और इसका प्रतिबिंब I पर बन रहा है। और इसकी दूरी बच्चों जो होगा, यहां से यहां तक दिखा सकते हैं U होगा, और यहां से यहां भी ये पूरा V डैश होगा, और यहां से यहां कैपिटल V होगा। लेकिन जो O1 से दूरी स्मॉल u है, तो O1 से दूरी I डैश के मान V डैश माने हैं, तो O2 से भी I डैश के मान V डैश होगा। तो इस तरह कैसे, O1 से दूरी तो I डैश ज्यादा है, इसके लिए जो प्रतिबिंब है, लेकिन दोनों लेंस पतला है और संपर्क में रखा है, तो जो O1 से दूरी I डैश की होगी वही दूरी O2 से भी I डैश की होगी। यानी जो लेंस L2 के लिए वस्तु बन गया I डैश, तो इस वस्तु की दूरी कहां से लेंगे, O1 से नहीं, O2 से I डैश। लेकिन ये वस्तु जो की दूरी जो होगा वो क्या लिखेंगे, हम V डैश ही लिखेंगे, क्योंकि O1 और O2 एक दूसरे के बहुत निकट है। हाँ, पर इसका प्रतिबिंब I पे बना, तो O2 I का मान V लिखा हुआ। तो ये पिक्चर पहले बच्चों बना ले, क्वेश्चन पहले लिख ले, पिक्चर बना ले, उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अब इसका लैंग्वेज समझो क्या है। माना L1 L2 दो समाक्षीय है, दोनों का अक्ष समान है। समाक्षीय उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरियां क्रमशः F1 तथा F2 है। मुख्य अक्ष पर स्थित वस्तु A का लेंस L1 द्वारा प्रतिबिंब I डैश पर बनता है, जो लेंस L2 के लिए वस्तु की भांति कार्य करता है, जैसे बताएं, जिसका प्रतिबिंब I पर बनता है। तो ये लिख सकते हो बच्चों। उसके बाद लगाएंगे, बात करेंगे लेंस सूत्र से। लेकिन लेंस सूत्र लगाएंगे बच्चों, लेकिन यहाँ पे लेंस क्या है, वो सर दो को है, तो किस लेंस के लिए बात करेंगे, लिखना पड़ेगा लेंस सूत्र से। तो बात होगा लेंस L1 के लिए 1/, फॉर्मूला पढ़ेंगे V माइनस 1/U, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस सूत्र से लिखेंगे। 1/V का मान जो होगा बच्चों, यहाँ पे लेंस L1 के लिए जो प्रतिबिंब है वो I डैश है, जिसकी दूरी V डैश माने हैं, तो यहाँ पे V डैश लिखना है, और वस्तु दूरी U ही है तो U लिखेंगे, और फोकस दूरी F1 है तो F1 लिखेंगे। समीकरण 1 तथा यहाँ पे देखो, अब बात करेंगे इसके लेंस L2 के लिए, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे 1/V माइनस 1/U 1/F, ये फॉर्मूला है बच्चों। फिर से आपको दिक्कत रहेगी तो सूत्र से, कौन सूत्र बच्चों ऊपर में लिखा हुआ, लेंस सूत्र से बात कर रहे हैं। तो V का मान जो होगा, V का भाई यहाँ पे जो मान जो होगा बच्चों V ही रहेगा, क्योंकि लेंस L2 के लिए प्रतिबिंब I है, तो प्रतिबिंब की दूरी V लिए है।
लेकिन वस्तु बच्चों कौन है, लेंस L2 के लिए I डैश है, तो वस्तु की दूरी क्या होगा, O1 से O2 से I डैश होगा, तो O2 से I डैश तो दूरी नहीं, तो बताए थे बच्चों जो O1 से दूरी I डैश की होगी वही लगभग दूरी O2 से I डैश होगी, मतलब V डैश होगी, यानी V डैश बराबर, लेकिन फोकस दूरी इसका क्या है बच्चों, F2 समीकरण। ये दोनों उतार ले बच्चों, दोनों को हम जोड़ने वाले हैं, जल्दी से उतारते हैं। उम्मीद है कि लिख चुके होंगे। अब समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से दोनों को जोड़ने वाले हैं, 1 बी डैश 1 यू, पहले जिसको एक साइड करना है तो आर जिसको एक साइड जोड़ना है भी डैश से, 1 F1 प्लस 1 F2, पहले जिसको एक साइड जोड़ दिया गया। इसमें तो ये वाला वैल्यू कट जाएगा, 1 v माइनस 1 u बराबर 1 F1 प्लस 1 F2। ये समीकरण बच्चों हम क्या मान लें, 3 मान लें, जल्दी से लिख लें। बच्चों यहाँ तक उतार चुके होंगे, तो दो लेंसों मिलकर बनाई ये फॉर्मूला बच्चों। लेकिन अब क्या करते हैं, यदि दोनों लेंसों को हटाकर एक ऐसा लेंस रखा जाए जो वस्तु ए का प्रतिबिंब देखते कहाँ बना दे, आई पर, यानी दो लेंस मिलकर ही बच्चों प्रतिबिंब आई बनाए, दो बार मुड़ा है तब आई पर जाकर बना। पहला लेंस 11 मोड़कर आई डैश पर प्रतिबिंब बना रहा था, फिर उसको मोड़ करके आई बनाया। एक ऐसा लेंस रखा जाए कि दोनों लेंसों को हटाकर एक ऐसा लेंस रखा जाए जो वस्तु ए का प्रतिबिंब आई पर बनाता है, तो इस लेंस के फोकस दूरी स्मॉल एफ है। जैसे पिक्चर में दिखाया, तो एक ही लेंस दिखाएं जो वस्तु एक ओ का प्रतिबिंब डायरेक्ट कहाँ बना रहा है, ए पर। नहीं, गलती यहाँ पे जब ए नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, आई पर बनाना, इसका प्रतिबिंब दूरी भी, वस्तु दूरी यू और इसकी संयुक्त फोकस दूरी स्मॉल एफ है। तो बच्चों यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होगा, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u और 1/f। ये बच्चों देखें यहाँ पे फॉर्मूला जो समीकरण 3 लाए थे, F1 प्लस F2 लाए थे, तो कहाँ समान रखा जो समीकरण 3 से आ गया है। तो बच्चों इतना पहले लिख ले, डायग्राम भी दिखा दे इसमें। अब इसके बाद क्या करना, जो उतार लिए होंगे इसको इस तरह लिख सकते हैं, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/, ये फॉर्मूला सीध है बच्चों। समतुल्य शक्ति भी पूछेगा, तो अगर शक्ति बोलेगा बच्चों तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, पूछेगा तब 1/f को p लिख सकते हैं और 1/f1 को p1 लिख सकते हैं, पहले लेंस की शक्ति, 1/f2 को p2 लिख सकते हैं। इस तरह से हो सकता है बच्चों, ये फॉर्मूला है, सिद्ध हो गया काम। ये f क्या है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है, संयुक्त फोकस दूरी। f1 क्या है बच्चों, पहला लेंस की फोकस दूरी, f2 क्या है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी। लेकिन यहाँ p क्या है बच्चों, संयुक्त लेंस की संयुक्त शक्ति है, p1 क्या है, पहले लेंस की शक्ति, p2 क्या है, दूसरे लेंस की शक्ति। तो शक्ति भी पूछेगा तो आप बना सकते हैं इसी टाइप से, कोई दिक्कत होने वाला नहीं बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है, सबसे आसान क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान दीजिए। सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप क्या, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बच्चों, जो बोर्ड एग्जाम में काम आएगा, इसलिए बच्चों ध्यान के साथ वीडियो को देखें और इसको बनाने की कोशिश करें बच्चों। अगर कॉपी में नोट है बना हुआ पहले से आपको पढ़ाए हैं तो उम्मीद है कि उसको देख लेंगे। अगर किसी बच्चे को, कोई नया बच्चा है तो उसको वीडियो को इसको उतारना है, उतार के इसको प्रैक्टिस करना है बच्चों, जिससे कि आपका ऑप्टिक्स से संबंधित दीर्घतरीय प्रश्न ना छूटे। और कोई बच्चे अगर नए हैं तो दूसरे बच्चों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों। तो सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, इसकी सिद्धांत, बनावट तथा कार्यविधि का वर्णन करें। तो सबसे पहले इसका परिभाषा क्या है, तो आप देखे होंगे घड़ी दुकान में जो घड़ी जो बनाता है तो एक छोटा सा लेंस आता है जो आंख में लगाता है, जो आसानी से छोटे छोटे पॉइंट क्या कहते हैं नट को या पेचकस को देख सकता है। यानी इसका काम है बच्चों कि
कि बहुत छोटी छोटी वस्तुओं को देखता है लेकिन थोड़ा बड़ा करके दिखाई देता है। इसका काम यह है कि ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से निकट स्थित, निकट से देखना पड़ता है, निकट स्थित छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। बड़ा कह सकते हैं या आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, सरल सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। फिर से सुनिए बच्चों, यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से निकट स्थित छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, सरल सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। सिद्धांत में तो सिंपल सा है, आप पहले से 13वीं पढ़े, जब वस्तु को उत्तल लेंस और फोकस के बीच रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता भी है, सीधा बनता है और बड़ा बनता है। आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। इस प्रकार किसी वस्तु को उत्तल लेंस द्वारा निकट से देखने पर प्रतिबिंब बड़ा या आवर्धित बनता, आवर्धित भी कह सकते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, यहाँ तक आंसर लिख लें, लिख लिए होंगे बच्चों। तो क्या कहेंगे, तो इस अवर्धान, तो अतः उत्तल लेंस के इस विशेषता के कारण, इस गुण के कारण इसे हम अवर्धक लेंस कहते हैं। याद रखिएगा बच्चों, ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएगा। तो किस लेंस को अवर्धक लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस। क्या होगा बच्चों, उत्तल लेंस आंसर होगा। इसका बच्चों बनावट में क्या है, देखें ध्यान से, लिख लिए होंगे इतना। बनावट में सबसे सिंपल सा है, यह एक डायग्राम दिखा होगा, आप देखिएगा घड़ी दुकान में ऐसा छोटा सा होगा, उसको चारों तरफ बच्चों क्या होगा, एक तरह से छल्ला अगर आता है या उसको किसी एक तरह से तरह से प्लास्टिक से कवर लगा रहता है, बीच में लेंस रहता है। तो उसी तरह से यहाँ पे दिख रहा है, बीच में उत्तल लेंस है और कभी कभी पकड़ने के लिए हैंडल भी रहता होगा, देखने के लिए हैंडल या फिर हैंडल लगा रहे हो। यह कम फोकस है, इसकी फोकस दूरी बहुत कम होता है, इसे निकट से देखते हैं। फोकस दूरी वाले एक कम फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस होता है जिसे प्लास्टिक या किसी धातु के गोल छल्ले से कसा रहता है। इसे पकड़ने के लिए हैंडल भी लगा रहता है। तो ये डायग्राम बना लें, यहाँ से थोड़ा सा लिख लें। उसके बाद बच्चों ये यहाँ पे ये भी डायग्राम दिखा देना है, ये उत्तल लेंस बनाए हैं, देखें ध्यान से। उत्तल लेंस में वस्तु कोण तो AB है और AB को निकट रखें, फोकस के अंदर रखें, तो देखें प्रतिबिंब। एक तो किरण गया है प्रकाशित केंद्र से जो बिना विचलित हुए पार हो जाता है, आपको पहले से पता है। दूसरा किरण जो गया बच्चों, ये मुख्य अक्ष के समांतर गया है, जो कहाँ मिलेगा, फोकस पर मिलेगा बच्चों। फोकस देख सकते हैं, फोकस कितना बड़ा दूर है, फोकस इधर होगा। अब बच्चों ये एक किरण है, दूसरा ये किरण है, ए भी अपवर्तित किरण, ए भी अपवर्तित किरण, दोनों मिलेगा जहां पे वहां बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन देखा जाए दोनों आगे मिलेगा ही नहीं, तो क्या होगा, जो पीछे बढ़ाएंगे। इसके बगल में आंख लगा हुआ है, लेंस, उसको लेंस रहता है, लेंस को आंख वस्तु ऐसे रखते हैं, नहीं कि बच्चों वस्तु ऐसे रखते हैं, लेंस इधर रखते हैं, नहीं, आंख के पास लेंस रखते हैं, उसके बाद वस्तु को रख के देखते हैं। चश्मा पहनते हैं तो वस्तु बाहर ही रहता लेंस के, तो यहाँ पे आंख लगा हुआ है जो देख रहा है। तो आगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन पीछे बढ़ाएं तो प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा, जो A' B' पर। जो देखा जाए वस्तु AB से बहुत बड़ा है और सीधा भी है, लेकिन काल्पनिक है। क्यों काल्पनिक है बच्चों, क्योंकि वास्तविक में नहीं मिला है बल्कि काल्पनिक में मिला है, दोनों को पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होता है, फिर काल्पनिक। ये यहाँ पे एंगल बच्चों बीटा, जिसका नाम है आवर्धन कोण। अगर लेंस के द्वारा किसी वस्तु का कोण बनता है तो बच्चों उस कोण को आवर्धन कोण कहते हैं, जो पहले से पता है, तो इतना लिख सकते हैं डायग्राम में। उसके बाद डायग्राम दिखाने के बाद बच्चों क्या करेंगे हम सब, उसके बाद देखें थोड़ा कार्य विधि का भाषा। माना AB एक वस्तु है जिसे आंख उत्तल द्वारा, आंख यानी उत्तल लेंस द्वारा देखा जाता है, जिसका प्रतिबिंब A' B' पर बनता है। इसमें आवर्धन कोण कितना बच्चों, बीटा है, बीटा। तो ABO डायग्राम में आके देखिएगा, ABO में tan बीटा जो आएगा AB/O, यहाँ पिक्चर फिर से बता देते हैं, यहाँ पे पिक्चर में कोई हार्ड नहीं, AB/OA आधार है और OA का मान U लिए हैं, पॉजिटिव लिए हम चिन्ह नहीं लगाए हैं, चिन्ह लगाएंगे तो दोनों लगाना पड़ेगा, इसलिए AB/OA को U लिखे समझने कि बीटा बहुत छोटा कण है, तो इसलिए बच्चों tan बीटा को सिर्फ बीटा लिख दिए। पहले भी बताया था इसी लेक्चर में कि जब बहुत छोटा कोण होगा तो tan अल्फा को अल्फा, tan बीटा को बीटा और tan गामा को गामा भी लिख सकते हैं, यानी गामा को tan गामा भी लिख सकते हैं।
जब लेंस ना हो तो बच्चों क्या देखते हैं, वस्तु को आंख से न्यूनतम दूरी 25 इंच में रखा जाता है। क्योंकि आप सबको पहले से पता है कि सिर्फ आंख से किसी वस्तु को देखना है तो उसको सबसे निकट कितना रखना पड़ेगा, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। अगर इसे और कम दूरी पर रखेंगे बच्चों तो वस्तु दिखाई नहीं देगा, इसलिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर रखा जाता है। तो इतना उतारने के बाद देखें, इसके बाद नीचे है क्या है, तो ध्यान दें, इस दर्शन कोण अल्फा कहते हैं, इसका दर्शन कोण होता है अल्फा है। तो बच्चों यहाँ पे आंख दिखा रहा होगा, अब कितना दूरी बच्चों है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर है। ये ए बी वस्तु वही लिए है, कोई दूसरे वस्तु ने लिए, लेकिन अब दर्शन कोण अल्फा होगा। तो tan अल्फा बराबर ए बी बटा डी होगा, लंब बटा आधार। देखिए यहाँ पे भी बच्चों डी जो इधर जो दूरी लिए है पॉजिटिवली लिए है, वहां भी पॉजिटिव लिए है, इसलिए दिक्कत की बात नहीं। अल्फा tan ए बी बटा डी अल्फा बहुत छोटा कोण है, क्योंकि अल्फा को tan अल्फा को सिर्फ अल्फा लिख सकते हैं। तो यहां तक लिख सकते हैं बच्चों। उसके बाद देखें क्या है, उसके बाद लिखेंगे बच्चों क्या, अब हाँ इस उत्तर सरल सुमेलित का आवर्धन, अब अतः भी लिख सकते हैं, सरल सूक्ष्म दर्शिका आवर्धन क्षमता। अब पढ़े में कौन बच्चों, आवर्धन कोण बटा दर्शन कोण। इसका संकेत में m लेंगे, यहाँ पे आवर्धन कोण का बीटा और दर्शन कोण को अल्फा। बताओ तो यहाँ पे m का बीटा का मान निकाल चुके हैं, ए बी बटा स्मॉल यू, यहाँ पे ए बी बटा डी अल्फा का मान। तो मान कहां से रखे हैं, समीकरण 1 तथा 2 से। अब बच्चों ए बी कट गया, इसलिए m का मान जो लिखना है d बटा u। ये फॉर्मूला तो सिद्ध हो गया। देखिए जो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब बात करेंगे हम दो केस के बच्चों, प्रतिबिंब जो बन रहा है एक लेंगे न्यूनतम दूरी पर बने और एक बच्चों अनंत पर बने, यानी न्यूनतम दूरी से लेकर अनंत पर बनता है, यानी प्रतिबिंब बच्चों कहीं भी बन सकता है, कम से कम न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर से लेकर कहूं अनंत तक बन सकता है। इसलिए दो केस लेंगे, एक न्यूनतम दूरी का केस लेंगे, एक सबसे अधिकतम दूरी यानी अनंत पर बने। बच्चों यहाँ तक उतार लें, इसके बाद लिखने जा रहे हैं हम सब, याद रखिएगा समीकरण 3 को आप भूलिएगा मत। जब केस 1, आप केस 1 को लिखना पड़ेगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थिति 1। जब वस्तु न्यूनतम दूरी पर बने, न्यूनतम दूरी पर बने, अर्थात वस्तु गलत बात, वस्तु क्या, वस्तु नहीं बच्चों, जब प्रतिबिंब, ध्यान दीजिएगा वस्तु नहीं प्रतिबिंब न्यूनतम, अर्थात v का जो वैल्यू लेना है d। अब यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं, इधर ही बनेगा बच्चों माइनस d। तो यहाँ बच्चों को लगाएंगे फॉर्मूला, अब जानते होंगे पहले 1 बटा v माइनस 1 बटा u 1 बटा m। कौन फॉर्मूला से बच्चों, तो लेंस सूत्र से। तो v के मान माइनस डी आ गया, u के मान माइनस यू आ गया, और एक तो फोकस पॉजिटिव ही लेना है। अब तो दोनों तरफ किससे गुना किया जाए, d से गुना करने पर देखो। तो अब यहाँ पे दो टर्म है, तो दो d से जब गुना करेंगे इधर, तो इसमें भी गुना होगा, इसमें भी गुना होगा, फिर इधर भी गुना होगा। तो d से इधर गुना करेंगे तो क्या होगा, d बटा d आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, d बटा u हो जाएगा, यहाँ d बटा f हो जाएगा। यहाँ पे सोचो क्या हो जाएगा, d से d कट के माइनस 1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है,
माइनस एक उधर भेज देते तो यहाँ पे डी बटा यू, माइनस एक प्लस हो जाएगा डी बटा एफ, इसलिए एम का मान 1 प्लस डी बटा एफ आ गया। तो ये फार्मूला आ गया। एम कहाँ से लिख दिए बच्चों, यहाँ पे से डी बटा यू को का मान कहाँ से लगा दी, एम समीकरण 3 से। जल्दी से लिख ले। तो यहाँ तक बच्चों कर चुका होगा। एम का मान एक केस में तो आ गया 1 प्लस डी बटा एफ। अब दूसरा केस की बात करते बच्चों, केस 2, जब पृथ्वी अनंत पर बने, अर्थात v का मान इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी लिख सकते हैं, इधर भी उधर बनेगा। तो क्या लिखेंगे बच्चों, क्या होगा, जब पृथ्वी माइनस इंफिनिटी पर बने, या उधर भी बने तो प्लस इंफिनिटी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इधर बने चाहे उधर बने, लेकिन इंफिनिटी पर बने तो लेंस सूत्र से लगाएंगे फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u और 1/f, लेंस सूत्र से लगाएं वी मान, सॉरी वी नहीं, इसका मान माइनस इंफिनिटी 1/u माइनस यू एफ होगा। इसका वैल्यू 0 हो जाएगा बच्चों, तो इसलिए लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, लिख देते हैं। इसके बाद क्या लिखना, दोनों तरफ b से गुना करने पर, गुना जैसे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m बटा u हो जाएगा, यहाँ पे d बटा f हो जाएगा। अब m बटा u का मान हम जस्ट लिखे थे, ओहो m नहीं बच्चों सॉरी, d बटा u, d बटा u हो जाएगा, तो यहाँ पे d बटा u को क्या लिख दिए, m बराबर आ जाएगा d बटा f। देख सकते हैं फॉर्मूला, यहाँ पे मान जो m लिखे कहाँ से लिखे बच्चों, d बटा u को हटाकर समीकरण 3 से। ये जो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल लें। इसके बाद एक क्वेश्चन बच्चों क्या है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है, देख सकते हैं। उसके बाद बच्चों हाइगन का तरंग सिद्धांत की बात करेंगे। इसके बाद उसके बाद ये इतने ही क्वेश्चन आपको लॉन्ग में पढ़ लीजिएगा, तो उम्मीद है कि आपको बोर्ड एग्जाम में छूटेगा क्वेश्चन नहीं। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, इसकी सिद्धांत, बनावट, आकार, विधि का वर्णन करें। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। भाषा क्या है, सिंपल सा परिभाषा, यह दो लेंसों का एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र, दो लेंसों का एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से स्थित छोटी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वस्तुओं को बड़ा प्रतिबिंब यानी आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। इसको थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, बड़ा मतलब बहुत बड़ा, बहुत आवर्धित, बहुत बड़ा मतलब बहुत आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। यह दो लेंसों का एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से स्थित छोटी वस्तु का निकट स्थित, निकट से ही देखते हैं बच्चों, इसलिए लिखेंगे निकट, निकट स्थित छोटी वस्तुओं का बहुत आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बनता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। अब बच्चों यहाँ तक क्वेश्चन और आंसर, ये आंसर लिख दें। अब सिद्धांत में क्या है, सिंपल सा समझें। उम्मीद है लिख लिए होंगे यहाँ तक। इसका भी काम वही है बच्चों जो सरल सूक्ष्मदर्शी का है, बस अंतर यही है कि वो छोटा को बड़ा बनाता है, लेकिन ये और बड़ा बनाता है क्योंकि ये दो लेंस का इसमें उपयोग किया गया है। सिद्धांत में अधिक आवर्धन नहीं, बहुत बड़ा, अधिक मतलब लिखा हुआ अधिक आवर्धन मतलब बड़ा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब के लिए, अधिक आवर्धन के लिए, आवर्धन मतलब बड़ा, दो लेंसों का प्रयोग किया जाता है जिनमें एक लेंस पहले वस्तु का आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है जो दूसरे लेंस के लिए वस्तु की भांति कार्य करता है और परिणामी प्रतिबिंब और बड़ा बनता है। समझ आया बच्चों, एक लेंस तो बड़ा प्रतिबिंब बनाया
जो दूसरे लेंस के लिए वस्तु बन गया और उसका और बड़ा प्रतिबिंब बना दिया दूसरा लेंस। यही इसका सिद्धांत बच्चों, उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा। अधिक आवर्धन के लिए दो लेंसों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें एक लेंस पहले वस्तु का आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक बनाता है, जो दूसरे लेंस के लिए वस्तु की भांति कार्य करेगा। तो दूसरा लेंस प्रतिबिंब जो बना पहले लेंस के द्वारा, वही दूसरे लेंस के लिए वस्तु की भांति कार्य किया है, तो और परिणामी प्रतिबिंब बड़ा बनता है। यही संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का परिभाषा। जो बनावट में सबसे पहले डायग्राम देखें, डरना नहीं है बच्चों, डायग्राम बहुत ही आसान है, सिंपल सा देख सकते हैं। यहाँ पे डायग्राम में क्या है, एक छोटा सा लेंस लिए हैं जिसको बोलते हैं अभिदृश्यक, इसको बोलते हैं अभिदृश्यक, इसको बोलेंगे नेत्रिका, क्योंकि ये वस्तु की तरफ जो लेंस होगा उसे अभिदृश्यक कहेंगे और नेत्र की तरफ जो लेंस होगा नेत्रिका कहेंगे। घबराने की बात नहीं, सिंपल सा समझें। दो लेंस लिए, एक छोटा लेंस एक बड़ा लेंस है। छोटा लेंस लिए हैं, इसमें क्योंकि वस्तु को निकट से देखना तो बड़ा लेंस लेने का कोई फायदा ही नहीं, छोटा लेंस लेंगे। और दूसरा प्रतिबिंब, दूसरा लेंस बड़ा इसलिए लेते हैं कि इसका प्रतिबिंब जब बने तो और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए दूसरे लेंस के लिए क्या लिया गया, बड़ा बना दिया गया है। तो अभिदृश्यक वस्तु कौन है बच्चों, ए बी, इससे दो किरण लिया गया है, एक इधर गया है यहाँ पे मिला है और दूसरा बच्चों यहाँ से अब आपतित होकर आवर्धन यहाँ मिला है। इन दोनों कहाँ मिला है, इस पॉइंट पर। तो देख सकते हैं वस्तु ए बी का जो प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश, जो वास्तविक तो बना है लेकिन उल्टा बना है और पहले की तुलना में बड़ा बना है। लेकिन ध्यान दिया जाए बच्चों कि इस लेंस पर जो किरण आ रहा है, ये इस लेंस के लिए अपवर्तित किरण है। फिर मेरा बात ध्यान से सुनिए, इस लेंस के लिए अपवर्तित किरण है, लेकिन लेंस नेत्रिका के लिए, नेत्रिका है बच्चों, नेत्रिका, लेंस नेत्रिका के लिए ये अपवर्तित किरण ही बन गया आपतित किरण। तो पता चला कि इस लेंस के लिए जो आपतित किरणें हैं वो आती हुई ए बी से दिखाई नहीं दे रहा, रियल में तो ए बी से आ रहा है लेकिन दिखाई कहां से देगा, ए डैश बी डैश से। इसलिए बस इस लेंस अभिदृश्यक का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश जो है वो नेत्रिका के लिए वस्तु की भांति कार्य करेगा। ऐसा लग रहा है कि ये जो दो किरणें हैं ये दोनों कहां से आती हुई प्रतीत हो रहा है, ए डैश बी डैश से। फिर ये अपवर्तित हुआ है और इधर गया है, ये दोनों आगे तो नहीं मिलेगा इधर, लेकिन पीछे बढ़ाने पर उसको कहाँ मिल गया, ए डबल डैश बी डबल डैश पर। अब देखा जाए कि ये वस्तु है इस लेंस के लिए ए डैश बी डैश, जिसका प्रतिबिंब और फाइनली देखा जाए तो बहुत बड़ा बना है। रियल में वस्तु ए बी था और उसका बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है ए डबल डैश बी डबल डैश, जिसको अंतिम प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतिम प्रतिबिंब बना है। अब ये बच्चों ये कोण क्या है, दर्शन कोण, क्योंकि बड़ा प्रतिबिंब के द्वारा बन रहा है, इसको अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा लेंस के द्वारा बना कोण क्या कहलाता है, आवर्धन कोण। ये बच्चों बीटा है और ये बच्चों क्या होगा आपके लिए अल्फा, ध्यान दीजिएगा अल्फा। तो अल्फा के अल्फा तो आंख दर्पण, तो अल्फा छोड़ दिए, इसको अल्फा लिखने की जरूरत नहीं। तो नेत्र पर जो दर्शन कोण बनता है उसे अल्फा कहते हैं। अब दो चीज बच्चों यहाँ पे देखें, इस लेंस का फोकस यहाँ पे F0 क्यों लिखे, कि पता है कि ये मुख्य अक्ष के समांतर गया है, तो अपवर्तन के बाद जहां पर मिलेगा मुख्य अक्ष पर उसे फोकस करेंगे, यानी FO लिखें, क्योंकि ये बच्चों क्या है, अभिदृश्यक ऑब्जेक्टिव, अभिदृश्यक लिखा होगा, घड़ाने की बात नहीं। तो FO हो गया। अब यहाँ से अब इस लेंस के लिए जो है इसको क्या कहता है, खिसकाने का सिस्टम होता है। जो इस लेंस के लिए वस्तु बना ए डैश बी डैश, इसको खिसका करके क्या करेंगे, इसके फोकस को FE के अंदर लाएंगे। अंदर लाने से क्या होगा, और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और बच्चों यहाँ पे प्रतिबिंब वस्तु जो इसके लिए वस्तु नेत्रिका के लिए जो वस्तु उल्टा दिख रहा है, इसका भी प्रतिबिंब उल्टा बना, मतलब इसके तुलना में सीधा ही बना है गौर से देखा जाए। लेकिन फाइनली प्रतिबिंब जो बना है वो AB की तुलना में देखा जाए तो उल्टा बना है और काल्पनिक बना है बच्चों। FE देखा जाए, FE के अंदर लाते हैं। यहाँ से UE क्यों लिखे, कि नेत्रिका के लिए वस्तु तो UE हो गया, और यहाँ से यहाँ V0 क्यों लिखे बच्चों, इसलिए कि इस लेंस के लिए प्रतिबिंब हो गया और इस लेंस के लिए वस्तु हो गया, इसलिए यहाँ से V0 और यहाँ से UE, U में था E से आईपीस और O से ऑब्जेक्टिव। और दोनों लेंसों के बीच की दूरी L है, तो गौर से देखा जाए तो L क्या होगा, V0 प्लस UE दोनों जोड़ दिया जाए, यानी ए डैश बी डैश इस लेंस के लिए प्रतिबिंब तो V0 दूरी, और इस ए डैश बी डैश इस लेंस के लिए वस्तु तो UE दूरी हो, UE इस आईपीस हो गया। बच्चों ये डायग्राम है, सिंपल सा, उतार ले फिर आराम से। उसके बाद भाषा में बच्चों क्या लिखे हैं बनावट में,
पर इसको समझना। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो समाक्षीय उत्तल लेंस होता है। वस्तु की ओर वाले लेंस को अभिदृश्यक ऑब्जेक्टिव तथा नेत्र की ओर वाले लेंस को नेत्रिका कहते हैं। अब जस्ट बताएंगे, अभिदृश्यक छोटे द्वारक तथा कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस होता है, जबकि नेत्रिका बड़े द्वारक तथा अधिक फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस होता है। अब ये बताएंगे कि अभिदृश्यक छोटे द्वारक का होता है और कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस होता है, जबकि नेत्रिका बड़े द्वारक तथा अधिक फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस होता है। कार्य विधि में क्या लिखे बच्चों, जब AB एक छोटी वस्तु है जिसे अभिदृश्यक के फोकस दूरी f0 के अंदर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब A' B' यानी वास्तविक उल्टा और बड़ा बनता है। जैसे भाषा में देख सकते हैं पिक्चर में कि वस्तु AB था जो छोटी वस्तु है जिसे अभिदृश्यक के फोकस दूरी f0 के अंदर रखते हैं, निकट से देखा अंदर रखते हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, A' B' में बनता है। वास्तविक बना है, उल्टा बना है और बड़ा बना है। पहले तुलना जो नेत्रिका के लिए क्या बन गया, वस्तु की भांति कार्य करता है। तो बच्चों इतना लिख ले, इसको ऊपर पढ़ने वाले हैं। जो नेत्रिका के लिए वस्तु की भांति कार्य करता है, जब नेत्रिका को खिसकाकर A' B' को नेत्रिका के फोकस F के अंदर लाया जाता है, तो परिणामी प्रतिबिंब A'' काल्पनिक सीधा और बड़ा बनता है। तो सीधा क्यों लिखेंगे, वस्तु ए भी उल्टा था तो प्रतिबिंब उल्टा बना, उसकी तुलना में सीधा ही बना। तो ये लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद बच्चों क्या है देख सकते हैं, इसको थोड़ा छोटा करेंगे, इसलिए छोटा करेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले क्या, ट्रायंगल की बात करेंगे। इसको डायग्राम बनाना नहीं, इसको लाइन इसलिए कि देख क्लियर पता चले कहाँ कहाँ से बात कर रहे हैं। त्रिभुज EA' B' में बात हो रहा है EA' B' में, इसमें लंब आधार ये है जिसका वैल्यू UE है, नेत्रिका के लिए वस्तु की दूरी, और लंब A' B' है। तो यहाँ पर tan बीटा क्या हो जाएगा, tan बीटा जो होगा तो क्या होगा, EA' बटा A', सॉरी लंब बटा आधार होता है, आधार बटा लंब नहीं हो सकता। लंब कितना है AB, A' B' आधार कितना EA'। इसको फिर लिख सकते हैं क्या, सिर्फ बीटा। क्यों लिखेंगे बीटा, पहले बता दें बीटा बहुत छोटा होता है, इतना बड़ा तो इतना बड़ा लेंस नहीं लेते, इतना बड़ा लेंस लेते ही छोटा लेंस होता है, बड़ा लेंस नहीं, तो दिखाने के लिए लगाया गया है। इसको वैल्यू कह सकते हैं कितना, UE इधर के दूरी लिए बच्चों पॉजिटिव लिख चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ध्यान दें, क्योंकि बीटा क्या है, समीकरण 1 से, क्योंकि बीटा बहुत छोटा होने तथा बच्चों अब अगर हम सिर्फ लेंस के द्वारा ना देखें, आंख के द्वारा देखें, तो आंख के द्वारा देखें बच्चों, तो यहाँ पे आंख बनाते हैं, वस्तु होगा बच्चों जिसका नाम रखा जाए AB, और यहां से एक किरण आएगा जिस पर इसका कोण जो होगा बच्चों, ये कोण मान लिया जाए कुछ तो होगा अल्फा।
इसको आई ई आंख बोलते हैं, आई। तो ट्रायंगल, ट्रायंगल बच्चों ई ए बी में ये दूरी कितना हो, न्यूनतम दूरी पर रखना। डी बराबर कितना पर, ध्यान दीजिएगा, डी बराबर 25 सेंटीमीटर कम से कम। यहाँ पे tan अल्फा बराबर लिखेंगे आधार लंब बट्टा आधार, आधार जो डी 25 सेंटीमीटर है इसलिए अल्फा लिख देंगे ए बी बट्टा डी, समीकरण 2। अब फिर लिखना है तो लिख सकते हैं कि अल्फा भी बच्चों क्या है, बहुत छोटा कोण लिख लें। उसके बाद बच्चों क्या करेंगे आप, हाँ अतः लिखेंगे आप यहाँ पे, ये अब लिखेंगे संयुक्त, हाँ संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता, वही फॉर्मूला होगा जो आवर्धन कोण बटा दर्शन आवर्धन क्षमता एम बीटा बटा अल्फा। एम बीटा का मान लिख चुके हैं बच्चों, ए डैश बी डैश बटा यू, इसका मान लिख रहे ए बी बटा डी। कट गया, ओहो कटेगा नहीं यहाँ पे, तो क्या हुआ ध्यान दीजिए, यहाँ पे जगह नहीं नीचे, यहाँ पे लिख देते हैं एम बराबर सबसे ऊपर चल जाएगा, तो ए डैश बी डैश बटा ए बी और गुना डी बटा यू ई। समीकरण जो क्या मान लेते हैं, ये मान रखे हो तो लिखना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा, 1 तथा 2 से मान रखे। उसके बाद थोड़ा सा छोटा कर देते हो तो उतार लिया होगा उम्मीद है आप। इसलिए m का मान क्या आ गया यहाँ पे, ए डैश बी डैश बटा ए बी गुना डी बटा यू ई। ए डैश बी डैश बटा ए बी को क्या लिख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हैं आवर्धन क्षमता। किसका आवर्धन क्षमता बच्चों, देखते हैं से यहाँ पे आवर्धन क्षमता, ये अभिदृश्य का आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होगा ये ए डैश बी डैश। इसको लिख सकते हैं ए डैश बी डैश को क्या लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, उतार लिए उम्मीद है, आराम से यहाँ पे समझने की थोड़ा कोशिश करना। तो यहाँ पे लिखने जा रहे हैं भी नॉट बटा यू नॉट गुना डी बटा यू ई। कहाँ से लिखे हुए तो ध्यान दीजिएगा, पिक्चर ऐसा करते हैं, चलो यहाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसका प्रतिबिंब दूरी भी नॉट है और वस्तु दूरी क्या होगा तो यू नॉट होगा, यू नॉट होगा, यही लिखना चाह रहे थे, यही लिखिए बच्चों। कैसे लिखे बच्चों, फॉर्मूला पढ़े होंगे, आवर्धन बराबर एम बराबर बस प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी, लेकिन अभिदृश्य का आवर्धन क्षमता एम ओ भी नॉट बटा यू नॉट। तो सर एगो पॉजिटिव एक नेगेटिव, मान लीजिए नेगेटिव हो गया, चलिए ठीक है। और नहीं तो फॉर्मूला पढ़े तो एच आई प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई कौन है, ए डैश बी डैश है और बटा वस्तु की ऊंचाई ए बी है। फिर मेरा बात ध्यान दीजिए तो आवर्धन पढ़े, आवर्धन, क्योंकि अभिदृश्य जो है आवर्धन की तरह काम कर रहा है। तो आवर्धन कैसे निकालेंगे, प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी, या प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की दूरी। अब अभिदृश्यक ओ से ऑब्जेक्टिव है, तो अभिदृश्यक में प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, ए डैश बी डैश, और वस्तु की ऊंचाई क्या है, ए बी है।
हाँ, एक उल्टा, एक ऊपर एक नीचे नेगेटिव आएगा, लेकिन यहाँ भी देखा जाए तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन वस्तु दूरी नेगेटिव 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 कट के फिर यही आ जाएगा। यानी ए डैश बी डैश को क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, ये लिखिए इसको समीकरण, इसको लिख लीजिएगा। ये समीकरण बच्चों क्या हो गया आपके लिए 4 हो गया। अब यहाँ से 2 केस चलेंगे बच्चों, 2 केस लिखेंगे, आंसर आ जाएगा। एम ओ क्या है तो यहाँ पे अगर दिक्कत किसी को तो लिख देंगे एम ओ अभी दृश्य का आवर्धन ब्रैकेट में रख दीजिएगा, 2 ब्रैकेट में रखने में तो नहीं, एक ब्रैकेट से काम चला दीजिएगा। समीकरण 4 याद रखिए बच्चों। अब यहाँ पे केस 1 और केस 2 की बात करेंगे। केस 1, जब अंतिम प्रतिबिंब बच्चों ध्यान दीजिएगा, अंतिम जो प्रतिबिंब बन रहा है वो अभिदृशक द्वारा नहीं बन रहा, नेत्रिका द्वारा, इसलिए अंतिम प्रतिबिंब की बात करेंगे। अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर बने, न्यूनतम दूरी पर बने तो क्या होगा बच्चों, अंतिम दूरी पर फॉर्मूला क्या होगा इसका, 1/, नेत्रिका सूत्र से 1 फॉर्मूला ही होता है, लिख रहे हैं 1/v मान, या इसको लिख सकते हैं, अर्थात VE माइनस डी। अब लगाएंगे नेत्रिका के लेंस सूत्र से फॉर्मूला 1/v, लेकिन VE होगा, UE होगा और 1/FE होगा। नेत्रिका के लिए लगाए फॉर्मूला रखिएगा, VE के मान माइनस डी, UE के मान UE रहेगा और FE के मान 1/FE रहेगा। दोनों तरफ क्या किया जाए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ क्या किया जाए, डी से गुना करने पर, देखो तो गुना करेंगे तो क्या बनेगा, गुना करने पर यहाँ पे डी से गुना होगा तो माइनस डी बटा डी माइनस ऊपर, और यूई जो होगा जो नेगेटिव आएगा, ध्यान दीजिएगा, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, डी बटा यूई हो जाएगा और डी बटा एफ हो जाएगा, एफ पॉजिटिव होगा। एक का यहाँ कटे तो माइनस के घर में दिया जाए, तो यहाँ डी बटा यूई 1 प्लस डी बटा एफ। फिर से गुना करेंगे, दोनों तरफ V0 बटा U0 से गुना करने पर पुनः, तो यहाँ V0 बटा U0 हो जाएगा गुना D बटा UE हो जाएगा, यहाँ पर D V0 बटा U0 1 प्लस D बटा FE हो जाएगा। जल्दी से लिख लियो तो यहाँ तक, उम्मीद है ये भी लिख लिए होंगे, आसानी से बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लगाए हैं। ये जो बच्चों ये फॉर्मूला गुना के लिए देखो गौर से बन गया, m बन गया, m बन गया, V0 बटा U0 1 प्लस D बटा, मान कहाँ से रखें बच्चों, समीकरण 4 से। तो ये बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया, याद रखिएगा, केस 1 के लिए। केस 2 देखो, केस 2 में क्या लिखे बच्चों, ध्यान दीजिएगा,
जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है बच्चों, ध्यान दें, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अर्थात v बराबर माइनस इन्फिनिटी। लगाएंगे उसको फिर से नेत्रिका के लेंस सूत्र से। वन बटा डी ई वन बटा यू ई, फॉर्मूला लिखें तो वन बटा एफ ई। भी का मान क्या लिखें तो ध्यान दीजिएगा, माइनस डी माइनस इन्फिनिटी, यू के मान माइनस यू होगा और वन बटा एफ ई होगा, वो एफ पॉजिटिव होता है। फिर यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं आराम से, ये तो जीरो हो जाएगा बच्चों, प्लस एक बटा यू ई वन बटा, दोनों तरफ क्या करेंगे बच्चों, वी नॉट बटा यू नॉट देखते गुना डी से गुना करना। ध्यान दीजिए, ये तो खत्म हो गया, इसमें गुना करना है, वी नॉट बटा यू नॉट गुना डी भी, तो डी से डी बटा यू हो जाएगा, यहाँ भी गुना करना तो वी नॉट बटा यू नॉट गुना डी बटा एफ हो जाएगा, डी भी गुना की है। इससे फॉर्मूला आया तो यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए क्या आया है, ये एम आ गया, एम का मान वी नॉट बटा यू नॉट गुना डी बटा एफ आ गया। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, समीकरण 4 से। बच्चों ये दो क्वेश्चन हो गए क्लियर। सरल सूक्ष्मदर्शी का, अब उसके बाद देखें तो क्या क्वेश्चन, जो सबसे सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूर्य दो क्वेश्चन है जो प्रकाश के केंद्र से। इसके बाद एक क्वेश्चन और जो इम्पोर्टेंट है, जो आप इसको याद रखिएगा, हाइगन के तरंग सिद्धांत को समझाइए और इसके आधार पर परावर्तन के नियम को सिद्ध करना है। आई बराबर आर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो तरंग सिद्धांत याद रखिएगा, हाइगन के तरंग सिद्धांत के निम्नलिखित अवधारणाएं हैं। हाइगन के तरंग सिद्धांत के निम्नलिखित अवधारणाएं हैं, किसी स्रोत से उत्पन्न हुए तरंग, जो तरंग की गति से आगे बढ़ता है, तरंग देखते हो जिस तरह से चलता है, तो किसी स्रोत से, चाहे वो प्रकाश के द्वारा हो, चाहे और किसी भी कंपन के द्वारा हो, किसी स्रोत से उत्पन्न हुए तरंग, जो तरंग से की गति से आगे बढ़ता है, तो प्रकाश कहलाता है। क्या बच्चों, प्रकाश है। यहाँ पे प्रकाश की बात कर रहा है। प्रकाश का रंग उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ये दो पॉइंट लिखना बच्चों, ये किसी स्रोत से उत्पन्न हुए तरंग, जो तरंग की गति से आगे बढ़ता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। और प्रकाश के रंग उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। जल्दी से लिख ले। उसके बच्चों क्या करेंगे, डायग्राम देखना पे। तो डायग्राम में तो आप सिंपल सा डायग्राम देख रहे होंगे कि एक आपतित किरण है, एक परावर्तित किरण है, आपतन कोण आई, अब परावर्तन कोण आ। लेकिन ये प्रकाश जो इधर आपतित हुआ बच्चों, ये इधर किरण चला आया है, तरंग इधर चला है, तो तरंग इधर यानी किरण इधर गया है, तो उसका पृष्ठ किधर होगा, तरंग पृष्ठ, इसका तरंगार कहते हैं। तो तरंगार जो होगा, तो ध्यान दीजिएगा, एक समतल पृष्ठ बनेगा ऐसा। ये समतल पृष्ठ बनेगा, कितना तो समतल, जिसका कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री। इसको तरंगार कहते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ भी एक पृष्ठ बना दिया जाए। ये भी जो पृष्ठ बन जाएगा यहाँ से, ये तरंगा। अब रहा सब जो ये वाला,
और ये बल, इसको बोलते हैं तरंगार। कौन तरंगार बच्चों, याद रखिएगा, तरंगार, समतल तरंगार। अब तो यहाँ पे देखा जाए इस आई, अब यहाँ पे कौन को समझना चाहिए, ये आई है तो बच्चों ये कितना होगा 90 माइनस आई। ये जब 90 माइनस आई होगा बच्चों तो ये 90 है तो ये कितना होगा, मतलब ये भी आई होगा, चेक कर लीजिए। आई 90 प्लस आई, ये दोनों को जोड़ देंगे, सॉरी यहाँ पे कितना है बच्चों 90 माइनस आई, तो 90 माइनस आई और 90, तो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए 180, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। चेक करके देख लें बच्चों, चेक करके देख लें, तीनों जोड़ेंगे तो 180 आएगा। आई पर यहाँ से उसके से 90 माइनस ये आर होगा बच्चों, ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा बच्चों सिर्फ आर होगा। तीनों को जोड़ के देखिए ट्रायंगल बन रहा होगा जिसका कोण 180 डिग्री होगा। 90 माइनस आर 90, अब आप तीनों जोड़ के देखें 180। अब यहाँ से बच्चों क्या लिखे हैं, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम सब, इस बिंदु को यहाँ पे पी बोलेंगे, ये क्यू है ये आर है। और इस तरंगार्क से एक कण जो आया है, कण जो तरंग के प्रकाश के रूप में आने तरंग के रूप में आगे बढ़ा है, वो कहाँ से चला, पी से चलकर क्यू तक आया है। और फिर कण कहाँ से कहाँ पहुंचा, क्यू से लेकर आर तक पहुंचा है। तो बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा, जो तरंग को जितना समय इस तरंग पृष्ठ है ना, जो तरंग पृष्ठ जितना समय में कण जो है बिंदु P से Q तक आया है, उतने ही समय में वो कण तरंग के रूप में तरंग की गति से Q से R तक पहुंचेगा। इन दोनों को सेम टाइम होगा। और ये जो इस पॉइंट को बोल देंगे हम सब, इस पॉइंट को अगर बोल लिया जाए B, तो AB जो होगा वो QB के बराबर होगा। तो याद रखिए, यानी Q जो होगा वो AB का मध्य बिंदु होगा, तभी जाकर P से आने वाले कण जितना समय Q तक लेगा उतने ही समय में Q से कण कहाँ पहुंचेगा, R में। कब, जब बिंदु Q जो होगा AB का मध्य बिंदु। तो ऐसा तो और तरंग दूर भी ले सकते थे, जब दूर लेंगे तो Q जो होगा वो AB का मध्य बिंदु नहीं होगा। तो AB का मध्य बिंदु Q जो होगा AB का अगर मध्य बिंदु होगा तभी जाकर कण P से यानी तरंग के रूप में चल देगा, P से Q तक पहुंचेगा, Q से R तक पहुंचेगा। ये सिंपल सा डायग्राम पहले आप दिखाए थे, सिंपल सा डायग्राम था। अब दो को तरंगार्क दिखाएं कि ये किरण है, इस पर तरंगार्क कैसा होता है, उसका ठीक लंबत होता है, जिसका नाम समतल तरंग। एक लाइन नहीं है, समतल तरंगार्क है। माना M1 M2 एक समतल दर्पण है जिस पर समतल तरंगार्क आपतित है। ये समतल तरंगार्क लिखा हुआ बच्चों, तरंगार्क। कौन तरंगार्क बच्चों, याद रखिएगा, समतल तरंगार्क आपतित है, जहां आपतन कोण I और अपवर्तन तथा परावर्तन कोण कितना R। जितना समय में P बिंदु का कण, कहां P बिंदु का कण Q तक पहुंचता है, उतना ही समय में Q बिंदु का कण बिंदु R तक पहुंचता है। तो ये लिखा गया, इसलिए कि Q जो है AB का मध्य बिंदु है, इतना लिख सकते हैं आप। उसके बाद आगे क्या लिख बच्चों देखिए, इसलिए कि बिंदु Q BC का मध्य बिंदु है। यानी इसको यहाँ पे क्या किया बच्चों, BC, इसको क्या किया जाए, BC कर दिया जाए, BC का मध्य बिंदु। Q BC, तो यहाँ BQ बराबर क्या होगा, यहाँ से यहाँ BQ से लेकर QC कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तरंग को P बिंदु से Q तक पहुंचने में अगर T समय लगता है, मान लेते हैं कि P से Q तक पहुंचे, दिखाया हुआ पिक्चर में, तो तरंग की दूरी क्या होगा, 4 गुना समय होता है। 4 कितना किस चाल चलता है, प्रकाश की चाल से चला है तरंग बच्चों, अब गुना T। तथा तरंग को Q बिंदु से R तक पहुंचने में भी T समय लगेगा, तो तरंग की दूरी 4 गुना समय। तो पहले बच्चों इतना लिख लें, पिछला लिख लिए होंगे उतना। इसके बाद यहाँ पे क्या करें बच्चों, समीकरण 1 और 2 मान चुके बच्चों। इसके बाद यहाँ पे देखें QR बराबर CT, तो समीकरण 1 2 3 से PQ क्या बन गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा, PQ जो बन गया याद रखिएगा, इसको समीकरण 4 कर सकते हैं, PQ बराबर QR। और यहाँ पे डायग्राम बच्चों ध्यान दीजिएगा,
इसको हम डायग्राम इसलिए दिखाना चाहते हैं कि आपको पता चल जाए कि क्या लिखने वाले हैं। अब क्या करें बच्चों, स्नेल्स के नियम, स्नेल के नियम, स्नेल के नहीं लगाएंगे, साइन आई निकालते हैं, त्रिभुज में बात करते हैं, त्रिभुज बी क्यू पी में या बी पी क्यू में, बी क्यू पी में देखा जाए तो साइन आई, साइन आई ये बच्चों लंब है, ये क्या है लंब है, और ये क्या है आधार है, सॉरी ये लंब है, ये कर्ण है, ये हर वाला कर्ण है, तो क्या होगा बच्चों लंब पी क्यू बटा कर्ण बी क्यू। और बच्चों पी क्यू याद रखिएगा, पी क्यू को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, पी क्यू को लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे क्यू आर, आप चेक कर सकते हैं समीकरण 4 जो माने हैं पी क्यू को क्यू आर मानेंगे, समीकरण 4 से याद रखिएगा, तो इसलिए पी क्यू का क्या लिखें बी क्यू लिख दिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात बच्चों बी क्यू को भी लिख सकते हैं क्या क्यू सी, क्योंकि बी क्यू जो है मध्य बिंदु है, तो बी क्यू बराबर क्यू सी लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ एक मान कहाँ से बच्चों समीकरण 4 से। चार भी लिखे समीकरण 1 से भी, और 2 समीकरण हैं 1 और 4 से। 1 में बच्चों क्या था ध्यान दीजिएगा कि बी क्यू बराबर क्यू सी था, और समीकरण 4 में पी क्यू बराबर क्यू आर था, तथा त्रिभुज, फिर बात करेंगे बच्चों त्रिभुज क्यू आर सी में साइन आर क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा साइन आर, इसके लिए बच्चों ये लंब है, ये वाला क्यू आर, इसको समीकरण कितना मान लीजिए बच्चों, इस समीकरण को 5 मान लीजिए, समीकरण 5 क्यू आर बटा क्यू सी, ये है आधार, सॉरी आधार नहीं कर्ण, ये लंब है ये कर्ण है, ये आधार है ये आधार, तो लंब बटा कर्ण। अब यहां से देखा जाए बच्चों साइन आर बराबर क्यू आर बटा क्यू सी क्या है, तो देखा तो साइन आई है, तो साइन आई आ गया कहां से बच्चों को सर समीकरण 5 से। अब साइन इधर भी साइन, साइन आई आर और साइन आई तभी हो सकता है जब आई आर और क्या हो आई हो, इसलिए कह सकते हैं कि आई बराबर सिद्ध हो गया आर। और तो यही क्या है परावर्तन का नियम है, परावर्तन का नियम है, इसी को प्रूव करना था। उम्मीद है कि समझ आया होगा बच्चों, तो सबसे सिंपल था क्वेश्चन, तरंग का सिद्धांत। उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप वीडियो को दोबारा भी देखेंगे तो और आसानी से समझ आएगा बच्चों। तो फिर मिलते हैं बच्चों हम सब आपके लिए लेक्चर में सारे कंसेप्ट को, खासकर ऑप्टिक्स से संबंधित दिन उधरी प्रश्न को क्लियर कर चुके होंगे। आप देख लें बच्चों, अभी फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताएं बच्चों। इतने क्वेश्चन आप क्लियर कर लें बच्चों, बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतर हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।